Hello everyone, welcome again to my channel and today we are going to learn about phrases and clauses. Phrases को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश और clauses को बोलते हैं उपवाक्य। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश और उपवाक्य होता है जब दो वाक्य यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो उनको बोला जाता है उपवाक्य। अभी डिटेल में हम इनको समझेंगे। पहले समझते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट और अ वर्ब, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और जब सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं है तो इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं होगा तो ये कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मतलब कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? वर्ड्स का ऐसा ग्रुप या शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है और ये कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। फर्स्ट इज शी इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, वह कारपेट पर सो रही है। तो इस सेंटेंस में क्या है? ऑन द कारपेट ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी कि शब्दों का एक समूह है जिसे हम बोलते हैं फ्रेज। अगर हम इस सेंटेंस में से शी इज स्लीपिंग यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं तो सिर्फ क्या बचा? ऑन द कारपेट, कारपेट पर। तो ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, कोई मीनिंगफुल थॉट नहीं है कि ऑन द कारपेट, कारपेट पर। तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ऐड किया, जिससे हमारा सेंटेंस बना शी इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल थॉट दे रहा है। नेक्स्ट इज आई बिल्ट अ ब्यूटीफुल होम। तो अ ब्यूटीफुल होम क्या है? फ्रेज है। अगर हम इस सेंटेंस में से आई बिल्ट हटा देते हैं, सिर्फ लिखते हैं अ ब्यूटीफुल होम, एक सुंदर घर। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि हम घर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस घर के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो अ ब्यूटीफुल होम ये एक फ्रेज है। अब इसको सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत है कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट देने के लिए। तो अब हमने इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड किया, हमारा सेंटेंस बना आई बिल्ट अ ब्यूटीफुल होम, मैंने एक सुंदर घर बनाया। अब ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट दे रहा है। तो ऑन द कारपेट अ ब्यूटीफुल होम क्या है? फ्रेज है, यानी कि वाक्यांश, वाक्य का अंश। सो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेजेस क्या होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इन अ मोमेंट, इन द स्काई, एट 10 PM, एट नाइट, ऑन द वॉल, वेरी स्लोली, अ ब्यूटीफुल होम। तो ये सब क्या है? फ्रेज होती हैं और ये किसी भी मीनिंगफुल थॉट या मीनिंगफुल सेंस को एक्सप्रेस नहीं करती हैं। अब समझते हैं क्लॉज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। क्योंकि क्लॉज के पास दोनों होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट एक्सप्रेस करते हैं। अब क्लॉज भी टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से पता चल रहा है वो इंडिपेंडेंट है। दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी कि ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंगफुल सेंस देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, नो मीनिंगफुल सेंस, ये अकेले खड़े नहीं रह सकते हैं, मतलब इनको अपना कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट देने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है या इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, तभी ये मीनिंगफुल सेंस दे पाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग, मैं शॉपिंग जाऊंगा या मैं कैंपिंग जाऊंगा। दोनों सेंटेंसेस को देखिए, दोनों के पास सब्जेक्ट और वर्ब है और दोनों सेंटेंसेस ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग जाऊंगा। आई विल गो कैंपिंग, मैं कैंपिंग जाऊंगा। और बीच में क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो और जो है सिर्फ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, बाकी ये कोई रीज़न नहीं बता रहा है। तो हम यहाँ पर और को अवॉइड कर देंगे, मतलब ये ना के बराबर ही होता है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। और दोनों ही सेंटेंसेस को मेन क्लोज बोला जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक पिज़्ज़ा बट आई डोंट लाइक पास्ता। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन मुझे पास्ता पसंद नहीं है। तो दोनों ही सेंटेंस के पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, और तो दोनों ही सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। आई डोंट लाइक पास्ता, मुझे पास्ता पसंद नहीं है। तो दोनों ही थॉट इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। और बट इसमें कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन को शो कर रहा है, मतलब दोनों ही थॉट एक दूसरे के विपरीत हैं। और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसने दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है। अब ये था ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और दूसरी क्लॉज डिपेंडेंट होती है। देखिए समझते हैं कैसे पता चलेगा हमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरी डिपेंडेंट है। रोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड। रोहन फेल हो गया, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंगफुल थॉट दे रहा है। बिकॉज हमने एक रीज़न के लिए यूज़ किया है, क्योंकि ही डिड नॉट रीड, वह पढ़ा नहीं था। बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जिस भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। और इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मेन क्लॉज पर डिपेंड होती है। मेन क्लॉज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया होता है और ये मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। रोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड। रोहन फेल हो गया, ये अपने आप में मीनिंगफुल थॉट दे रहा है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वह पढ़ा नहीं था। अब इस सेंटेंस में से अगर हम ये हटा देते हैं कि रोहन फेल्ड, सिर्फ बोलते हैं कि ही डिड फेल, वह फेल हो गया था। अब कौन फेल हो गया था, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुई। और डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंगफुल थॉट देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है, तभी वो अपना मीनिंगफुल थॉट एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस सेंटेंस में रोहन फेल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ही डिड नॉट रीड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अब एक बात और यहाँ समझते हैं। हमने देखा डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, लेकिन जब भी किसी भी सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ होगा तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद डिपेंडेंट क्लॉज आएगी। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, सेंटेंस मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी विल गो टू द फेयर व्हेन मोनिका गेट्स हियर। जब मोनिका यहाँ आएगी तब हम मेले में जाएंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को हमने हिंदी में बोला है, जब मोनिका यहाँ आएगी, तो आएगी है तो इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है तब हम मेले में जाएंगे, तो यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम दो सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ते हैं तब क्या होता है, एक सेंटेंस हमारा बनता है फ्यूचर में, दूसरा हमारा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम दोनों सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बना सकते हैं, ये रूल है। अब सेंटेंस समझते हैं, वी विल गो टू द फेयर, हम मेले में जाएंगे, ये कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन मोनिका गेट्स हियर, जब मोनिका यहाँ आएगी, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है ये डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है कि जब मोनिका यहाँ आएगी। अगर हम इसमें से फर्स्ट पार्ट को हटा दें, वी विल गो टू द फेयर, तब क्या सेंटेंस बना, व्हेन मोनिका गेट्स हियर, जब मोनिका यहाँ आएगी।
तो कब आएगी, क्यों आएगी, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज को अपना मीनिंगफुल सेंस देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज पर डिपेंड करता है। आप समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फैन बॉयज़ के नाम से हम इनको याद रखते हैं। एफ का मतलब होता है फॉर, ए एंड, एन नोर, बी बट, ओ और, वाई यट, एस सो। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। फॉर का मतलब होता है बिकॉज से, यानी कि ये रीज़न को बताता है। ए का मतलब होता है एंड, जब हम टू और मोर थिंग्स को ऐड करते हैं तो उसके बीच में हम एंड यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नोर। नोर का मतलब होता है दो थॉट्स दोनों ही निगेटिव होंगी, मतलब पहले से ही निगेटिव थॉट दी है, दूसरी भी निगेटिव ही होगी। बट का यूज़ किया जाता है कंट्रास्ट को शो करने के लिए। नेक्स्ट है और का यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव और चॉइस के लिए, यानी कि दो के बीच में चुनाव के लिए। नेक्स्ट है यट। यट का मतलब होता है बट से, लेकिन से मतलब होता है। सो का मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए। जब हम क्लॉज और फ्रेज को पढ़ते हैं तब हमें कंजंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ये थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। व्हाइल, व्हेनेवर, वेयरएज, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इफ, ओनली इफ, सिंस, रादर देन, व्हेन। इनके अलावा और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ टाइम के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, कंडीशन, रीज़न, इन सब के अकॉर्डिंग किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। शी वाज लव टू डांस व्हेन शी वाज यंग। इसका मतलब है जब वो यंग थी उसे डांस करना पसंद था। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, शी वाज लव टू डांस, उसे डांस करना पसंद था, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इस सेंटेंस में से हम इस पार्ट को हटा देते हैं और सिर्फ सेंटेंस बचता है व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी, तो हमें कोई मीनिंगफुल सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो यंग थी, कब वो यंग थी, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है या क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये है डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, जो कि एक मेन क्लोज पर डिपेंड करती है। अब कुछ पंक्चुएशंस रूल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो समझ लेते हैं, उनको समझना भी ज़रूरी होता है। पहले समझते हैं पंक्चुएशन रूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, फिर बीच में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले क्या आता है, कोमा आता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वी कैन गो टू द मार्केट, कोमा, और वी कैन स्टडी एट होम। तो इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आया है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और दोनों ही सेंटेंस क्या है, अपने आप में मीनिंगफुल थॉट दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब समझते हैं पंक्चुएशन रूल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या है, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आया है लेकिन कोई कोमा बीच में नहीं आया है। नेक्स्ट रूल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद कोमा आता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब है अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा ही डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होता है, तब हम डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे। अभी हम सेंटेंसेस के थ्रू इनको समझते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था वो था इंडिपेंडेंट क्लॉज, देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि बीच में कोई कोमा नहीं आएगा। जैसे यू कैन स्टडी एट होम इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट। तुम घर पर स्टडी कर सकते हो यदि तुम मार्केट जाना नहीं चाहते हो। तो इस सेंटेंस में कोई कोमा यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है
इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट कोमा यू कैन स्टडी एट होम। अब इस सेंटेंस में इफ़ यानी कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लोज के साथ ही यूज़ होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसके बाद आएगा कोमा, देन उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये कुछ पंक्चुएशन रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इस वीडियो में हमने डिटेल में फ्रेज और क्लोज को समझा है। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न टाइप्स ऑफ फ्रेज। Thanks for watching this video. If you like this video, please share and subscribe to my channel. Thank you so much.